लिहाज से सबसे अहम स्तर है, वो डिफेंड कर पाना, थोड़ा सा उसके ऊपर जा पाना मुश्किल हो रहा है। वहीं उसी के पास जाके मुनाफा वसूली का दबाव आ रहा है। आज भी मेरे ख्याल से 25,135 के आसपास के इंट्राडे हाइट्स थे और वहीं जोन से हमने थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव आता हुआ देखा। अच्छा, कल भी और आज भी डेटा में कुछ बदला नहीं। एफआईएस की फिर से कल की आई थी 4-5 हजार रुपए की बिकवाली। कल फिर अपडेट ऐसे ही आया था कि लॉन्ग्स में अनवाइंडिंग करी थी और शॉर्ट्स ऐड करे थे। सिमिलर डेटा परसों का था, तो उनका कन्विक्शन नहीं बन रहा है इस रैली पर। वो एक इश्यू बन रहा है अपने लिए, और अपने लिए वो राइटर्स का जोन उनकी तरफ से तगड़ा खड़ा ही हुआ है। खैर आज शाम के डेटा आएंगे तो और तस्वीर क्लियर होगी, लेकिन ठीक है। आज खैर निफ्टी की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन था, तो उस लिहाज से भी ऊपरी से ठंडा पड़े। बैंक निफ्टी बढ़िया मूव्स दिखा रहा था, बाकी पॉकेट सपोर्टिव नहीं बन पाई, पर बैंक निफ्टी हो गया है बहुत वोलेटाइल। आज हालांकि 1% के आसपास का उछाल था, पर वोलेटिलिटी काफी ज्यादा उस पॉकेट में बनी हुई है। तो देखते हैं आज शाम का डेटा। कल डेटा वैसे ही इंकरेजिंग नहीं था। अब ये बात अलग थी कि मूड माहौल बदल जाता, मोमेंटम दूर पकड़ लेता, वो हुआ नहीं। आज भी डेटा उसी तरह की रिस्ट्रिक्टेड, स्क्रीन उसी तरह का रिस्ट्रिक्टेड डेटा दिखा रही है। तो लेट्स सी, शाम का एक बार वो भाव कॉपी आ जाए, उसको समीकरण देखने के बाद बेहतर होगा कि अपन लोग फिर रणनीति बनाए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग सेशन था आज। तो ब्रेथ भी अच्छी थी, फाइनली 1 for 1 के आसपास वो ब्रेथ का समीकरण बैठता हुआ नजर आया। चलिए आप, अच्छा, आवाज के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, थ्रेड पे, सॉरी फेसबुक पर, यूट्यूब पे हम इस समय मौजूद हैं। जहां कन्वीनियंट हो उस प्लेटफॉर्म से आप हमसे जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। सर, आई एम बाइंग टाटा मोटर्स इन मेमोरी ऑफ रतन टाटा, विमल कह रहे हैं। अब तो ठीक है, इन मेमोरी ऑफ रतन टाटा, बाइंग टाटा मोटर्स। आई एम श्योर आपने थोड़ा सा होमवर्क भी करा होगा। आइडिया बुरा नहीं है, मैं इसीलिए कह रहा हूं, आइडिया बुरा नहीं है विमल आपका, लेकिन आई एम होपिंग सिर्फ इसीलिए नहीं कि इन मेमोरी ऑफ सर आपने एग्रेसिव बेट ले लिया हो। पर लकीली जो स्टॉक की आप चर्चा कर रहे हो, मेरा भी मानना है, बहुत डिटेल में जाऊंगा नहीं। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे ख्याल से इसी शो में, इसी मार्केट का पंचनामा में हम लोग ने इसकी चर्चा कर रखी है। कैसे वैल्यूएशंस का कंफर्ट, कैसे जेएलआर के सेकेंड हाफ में इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन, कैसे उसके डेट फ्री होने के समीकरण सामने बैठे हुए हैं, कैसे ये ईवी की तरफ फुल फ्लेज ट्रांजिशन कर रहे हैं। बहुत पॉजिटिव्स हैं। मार्केट का पेन अपनी जगह है, और ऊपर से चाइना की वो ईवीज पे यूरोजोन के वो टैरिफ्स लगा देना, ये भी जेएलआर के लिए पॉजिटिव बनता है। तो मुझे है इंटरेस्टिंग, बिल्कुल सही है। आपने स्टडी करके इन मेमोरी ऑफ रतन टाटा सर लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आई एम होपिंग अट्रैक्टिव होगा। एक बार बस टाटा मोटर की अर्निंग्स वोलेटिलिटी संभल जाए ना, तो इसके वैल्यूएशंस अपने पीयर्स से काफी हद तक कैचअप करना शुरू करेंगे। अभी वो एक इशू है, और थोड़ा सा ग्लोबल तड़का है, तो फिर वो आप उन स्तरों पे वैल्यूएशंस नहीं आते हुए देखोगे, पर कैचअप जरूर प्ले होता हुआ नजर आएगा। जहां तक वरुण बेवरेजेस की बात है, मैंने आज का भाव तो नहीं देखा, लेकिन वरुण बेवरेजेस अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी है, मेरे हमेशा रडार पे रही है ऑफ लेट। और खास तौर पे जब हम लोगों ने वो मार्केट गुरुकुल करा था, तो वरुण बेवरेजेस पे, उस पे जब हम लोग इंटरेक्शन होते थे सारे एक्सपर्ट्स के साथ, हम लोग स्टॉक्स को थ्रेश आउट कर रहे थे कि कौन सा, तो उसमें वरुण में बहुत डिटेल डिस्कशन तमाम एक्सपर्ट्स के साथ मेरे हुए। और वरुण है इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड। धंधा क्या है? पेप्सिको उसकी बॉटलिंग का सबसे बड़ा हिंदुस्तान का प्लेयर। इनफैक्ट पेप्सी जो बॉटल होती है, पेप्सी पेप्सी को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि और भी बहुत सारे ब्रांड्स आ जाते हैं इंक्लूडिंग पेप्सी। 90% ये इकलौती कंपनी हिंदुस्तान में बॉटल करती है। और साथ साथ पेप्सिको के जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं, वो आप जो मेरे ख्याल से कंज्यूम करते होगे, लेस के चिप्स, डोरिटोज, पॉपकॉर्न्स, ये सब भी पेप्सिको के प्रोडक्ट्स, मतलब फूड्स एंड बेवरेजेस कंपनी हो गई उस लिहाज से। और इशू ये था कि 90% मार्केट शेयर हो चुका है,
और कितना ग्रोथ, क्या वो बढ़िया रन रेट जो ग्रोथ का था ये कंपनी आगे भी डिलीवर कर पाएगी नहीं कर पाएगी? तो भाई साहब रविकांत जयपुरिया साहब बहुत स्मार्ट बिजनेस एक्यूमेन वाले हैं। इतने दशकों से पेप्सी से जिस तरह की पकड़ बना रखी है उन्होंने, और जिस तरह से वो धीरे धीरे करके पेप्सी के साथ ग्रो हुए, सराहनीय है। तमाम प्रोडक्ट्स वो होते हैं, एक प्रोडक्ट, अच्छा वो हमारे एक्टिव डिस्कशंस में आया, आजकल एनर्जी ड्रिंक्स बहुत पिकअप कर गई हैं। तो रेड बुल का नाम आप सबने सुना होगा। रेड बुल का एक कैन आता है बहुत महंगा, अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन 150-200 रुपए अलग अलग जोग्राफीज में मिलता है। इन्होंने क्या करा था, उसके सामने वो स्टिंग नाम की एक एनर्जी ड्रिंक रख दी थी, और वो उसके सामने देखिएगा किस तरह की अट्रैक्टिव प्राइसिंग, 20-30 रुपए की। तो इन्होंने गजब का मार्केट कैप्चर करा। ये है रविकांत जयपुरिया साहब की स्मार्टनेस, एनर्जी ड्रिंक्स के सेगमेंट को कैसे उन्होंने पकड़ अपनी मजबूत करी। दूसरा इशू था कि हिंदुस्तान में ग्रोथ सैचुरेट हो रही है, किसी के पास 90% मार्केट शेयर है तो अब बाजार रेट से ही ग्रो करेंगे। तो उस बीच रविकांत जयपुरिया साहब ने क्या करा, जोग्राफिकली एक्सपेंशन शुरू कर दिया। तो पेप्सी को ऑलरेडी किसी हमारे आसपास ही फेरीफेरी में, नेपाल में, श्रीलंका में, कोई मोरक्को वगैरह में सब जगह प्रेजेंट थी। अब देखिए कैसे वो जिम्बाब्वे, कैसे वो जाम्बिया, कैसे वो साउथ अफ्रीका, इन सब नए एड्रेसेबल मार्केट्स को अप्रोच करने जा रही है। तो यार ऐसे ही थोड़ा ना ये कंपनी पेप्सिको की यूएस के बाहर सबसे बड़ी पार्टनर है। अच्छा इसके साथ सॉरी, कल परसों में खबर आई थी क्यूआईपी की, तो ये 7,000 करोड़ रुपए के आसपास का, शायद 7-7,500 करोड़ रुपए का क्यूआईपी उठाने की तैयारी, पैसा उठाने की तैयारी कर रहे हैं। उसको लेकर भी 4% डायल्यूशन आएगा। क्यूआईपी मतलब नया शेयर जारी करेंगे, नया शेयर जारी करेंगे तो करंट इक्विटी में और शेयर जुड़ जाएंगे, डायल्यूशन 4% का आ जाएगा। पर इस पैसे का इस्तेमाल ये अपनी बैलेंस शीट में जो डेट है उससे खत्म है, उससे कम करने के लिए और ग्रोथ को चैनलाइज करने के लिए। तो ब्रोकरेजेस का भी थम्स अप आ रहा है। तो वरुण बेवरेजेस जिनके पास है, मेरा तो मानना है होल्ड ऑन करना चाहिए। बहुत ब्यूटीफुली रवि जयपुरिया साहब ने बिजनेस चलाया है और नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ की बहुत ब्यूटीफुली तैयारी करी है। मेरे हिसाब से रखना चाहिए इसको पोर्टफोलियो में। जब मैं ऐसा कहता हूं तो इस चर्चा के बाद आप जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा, उनसे बातचीत करिएगा, फोन लगाइएगा, जो भी करिएगा, तो उसके बाद ही फैसला लीजिएगा। मैं सिर्फ बातचीत में लेकर आ रहा हूं जो भी करंट स्थिति है उस कंपनी को लेकर। जीएमआर एयरपोर्ट की जहां तक बात है साहब, इंडिया के एविएशन मार्केट्स को अगर आपको प्ले करना है तो अपने पास बहुत लिमिटेड विकल्प है, और एविएशन मार्केट गजब का बूम में, ये सब हम जानते हैं। हम में से कई लोग अब ट्रैवल करने के लिए सिर्फ हवाई जहाजों का इस्तेमाल करते हैं, देखा हुआ है एयरपोर्ट का क्या हाल हो रहा है। उस बूम को कैप्चर करने के लिए आपके पास मेरे ख्याल से दो ही विकल्प हैं लॉजिकल। एक है इंटरग्लोब एविएशन, दूसरा है इंटरग्लोब एविएशन हो गया एविएशन साइड में, दूसरा हो गया जीएमआर एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट का बिजनेस। अदानी का भी है, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेज में है, तो वो एक कॉन्ग्लोमरेट का एक छोटा हिस्सा है, जो कल को वैल्यू अनलॉक होगी तब उसकी बात करेंगे। तो उस लिहाज से जीएमआर एयरपोर्ट्स वैसे ही स्वीट स्पॉट पे रहता है। और इसने अपना भाई शुरुआत हुई थी वो किसी दिल्ली और हैदराबाद के एयरपोर्ट्स के साथ। खैर इसके लिए तो क्राउन ज्वेल इसका दिल्ली का एयरपोर्ट है, पर दिल्ली के बाद हैदराबाद, हैदराबाद के बाद गोवा, अब तो कहानी बढ़ती जा रही है, देश के बाहर भी पहुंच गए 2 एयरपोर्ट्स पे। तो 6 एयरपोर्ट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, 2 अंडर प्रोसेस हैं। तो इस तरह से इसने देश दुनिया में पकड़, एक तो मेरे ख्याल से वो ग्रीस का एयरपोर्ट की करार हुआ है। तो इस तरह से कंपनी ग्लोबली एयरपोर्ट्स के धंधे में पैर बना रही है। खैर इसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट, और दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट की वो जो कहते हैं ना वो एयरपोर्ट लैंड डेवलपमेंट, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रिगर। और अब हाल में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया है नागपुर को लेकर। हालांकि नागपुर इस समय कोई बड़ा इनके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं होगा, पर अब वो सेंट्रल इंडिया में पकड़ बनाने में मदद करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो है इंटरेस्टिंग। ये सच है कि वो 103 मेरे ख्याल से इसके अब तक के हाईज हैं, 52 वीक हाईज हैं। वहां जाने के पहले वो हमेशा ठंडा पड़ रहा है। अब वो 89-90 आसपास के ऑड लेवल्स पर है, तो वैसे भी अट्रैक्टिव हो चला है। पर हाँ, वो एक बार वो थ्रेशोल्ड निकलना जरूरी है, जो एक ओवरहाइंग एक सप्लाई का एरिया बन गया है। वो पॉकेट निकली तो शायद मीनिंगफुल मूव्स आएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से एक इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव प्ले है। आप देखो ना स्पाइसजेट में भी किस तरह से मूव्स आने शुरू हुए। वो पहले ठंडा पड़ा, वो क्यूआईपी इशू प्राइस के नीचे स्लिप हो गया, उसके बाद से देखिए स्पाइसजेट कैसे रिकवर कर रहा है।
जबकि उसके हालात क्या हैं और इंटरग्लोबल एविएशन के हालात क्या हैं, पर वो सेक्टर में इस तरह का मूव्स हैं कि वो एक्यूमुलेशन हो रहा है। खैर, GMR एयरपोर्ट्स मेरे लिए आज से एक अट्रैक्टिव आइडिया है, बढ़िया प्ले इंडियन एविएशन प्ले का, इंटरग्लोब के साथ साथ एक तड़का होना चाहिए GMR एयरपोर्ट्स का, जिनके पास है मेरे ख्याल से होल्ड ऑन किया जा सकता है। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस स्पेस में है, बहुत बड़ी स्पेस जनरल इंश्योरेंस है ना। अब उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट सेगमेंट्स हैं, एक है मोटर का इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, और दूसरा आपका पड़ता है वो हेल्थ का, जिसमें से दो ही ऑर्गेनाइज बड़े प्लेयर्स हैं, स्टार हेल्थ तो प्योर प्ले हेल्थ है, ICICI लोम्बार्ड दोनों में बड़ी स्वीट स्पॉट में आपको नजर आएगा। डायनेमिक्स अच्छे हैं इस इंडस्ट्री के, इनके अंडरराइटिंग स्किल्स गजब की हैं, मोटर इंश्योरेंस में खास तौर पे, मैं तो इन्हीं का ग्राहक हूं इसलिए बता रहा हूं, अंडरराइटिंग स्किल्स गजब की हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवरेबल हैं क्योंकि हमेशा पेनिट्रेशन बढ़ाने की कोशिश चलती रहती है। तो एविएशन इंश्योरेंस एज अ स्पेस, जनरल इंश्योरेंस स्पेस अट्रैक्टिव है। मेरा मानना है उसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं उन वो एक तो पाए बढ़ेगी और उन पाए में बड़े प्लेयर्स का शेयर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो हाँ, हो सकता है नियर टर्म, क्योंकि हमेशा से महंगा था और ये वैल्यूएशंस रिच ही रहेंगे, तो स्टॉक अगर कूल ऑफ हो रहा है, डिसेंट कूल ऑफ हो रहा है, तो एंट्री पॉइंट है, तो बने रहने वाली कहानी है। ICICI लोम्बार्ड बढ़िया है, और इसके लिए सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है इसकी भाई इंश्योरेंस बिकता कैसे है। एक बड़ा चैनल है बैंक इंश्योरेंस का, और इसके पास तो ICICI बैंक की बैकिंग है, क्या नेटवर्क है उसका, क्या रिटेल बैंकिंग है उसकी, तो ये वैसे भी स्वीट स्पॉट में। और ICICI ग्रुप के साथ एक और अच्छी चीज है इनकी डिजिटल कैपेबिलिटीज, चाहे वो ICICI बैंक का ऐप यूज करते हो आप लोग, या उसका वो वेबसाइट के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हो, या फिर इवन ICICI लोम्बार्ड के अगर ऐप यूज करते हो आप रियलाइज करोगे, सिमिलरली वेबसाइट यूज करोगे, डिजिटल कैपेबिलिटीज इनकी भी तगड़ी है। तो मेरे लिए आज से एक इंटरेस्टिंग प्ले है, लॉजिकली होल्ड करना चाहिए फ्रेश एंट्री के लिए, क्योंकि मैंने कहा था वैल्यूएशंस, तो इसीलिए अगर कोई मीनिंगफुल डिप आने के मौके मिलते हैं तो फ्रेश एंट्री की बात करेंगे। अभी तो जिन्होंने सवाल पूछा है, अज्यूमिंग आपके पास होगा, इसलिए होल्ड करना बेहतर है। अच्छा, एक आध सवाल और ले लिया जाए। राजेश अग्रवाल साहब, मैं ऐसे ट्विटर पे आप लोग सवाल देख रहा था, तो उन्होंने दुर्गा पूजा के अपडेट्स मेरे साथ शेयर करें, तो ट्विटर में आप लोग भी देख लीजिएगा। कोलकाता वाले बढ़िया फेस्टिविटीज एंजॉय कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक, मैं हमेशा कहता हूँ मेटल्स को लेके थोड़ा सा सिक्लिकलिटी का इश्यू, थोड़ा सा मूड मॉल देखते रहना चाहिए, लेकिन ये कंपनी है गजब हिंदुस्तान जिंक, चाहे वो जिंक हो या नाम में ही जिंक है, या फिर वो सिल्वर हो, गजब की पकड़, लीडिंग प्लेयर है दुनिया में। शायद सब, मेरे ख्याल से मैं सच्ची कह रहा हूं, मुझे याद जो लास्ट पड़ता है जब मैंने इंटरव्यू करा था KYC में, तो सबसे लोएस्ट कॉस्ट जिंक का प्रोड्यूसर है, सबसे लोएस्ट कॉस्ट जिंक प्रोड्यूसर ग्लोबली। और जिंक में पकड़ देखिए आप, भारत में जिंक का 75% मार्केट शेयर इनके पास है, सबसे दुनिया में मेरे ख्याल से दूसरे पायदान पे इनके पास जिंक के रिजर्व्स हैं, दुनिया में दूसरे पायदान पे। और ये अब इन्होंने एक तगड़ा केपेक्स यानी कि कैपेसिटी एक्सपेंशन रोल आउट करने की बात करी है, सीधे सीधे वो इनके फाइनेंशियल्स में पर्कुलेट करेगा, क्योंकि इन जिंक को लेकर डिमांड एनवायरनमेंट तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बीच में, तो स्वीट स्पॉट में हिंदुस्तान जिंक। ये बात अलग है कि ग्लोबल मूड मॉल थोड़ा सा हावी रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से, और अगर मैं सही हूं तो एक लास्ट ब्रोकरेज के हिसाब से भी डिसेंट अपसाइड यहां से भी शायद स्टॉक में हो, पर मैं अपसाइड पे नहीं जाके मैं फोकस ये कर रहा हूं आपके सवाल पे कि मेरे ख्याल से ये होल्ड का काउंटर है इस समय लॉजिकली। चलिए भाई, कल फिर से आप लोगों से, कल फ्राइडे है भाई, और कल तो नवमी के सेलिब्रेशंस होंगे। अभी HR का मेल ही आया हुआ है, कल सब तैयार करके आइए, ट्रेडिशनल डे मनाएंगे भाई हम लोग ऑफिस में, आप लोग भी फेस्टिविटीज के मूड में रहिएगा। कल शाम को फिर अपन अच्छा, कईयों ने टाटा ग्रुप के कुछ स्टॉक्स पूछे हैं, अब मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी मैं एक शो करके आया हूँ, आज 1:30 बजे टाटा के टाइटन्स पे हमने
जो दिग्गज स्टॉक्स पे आप लोग, कई लोग टाटा के स्टॉक सवाल उठा रहे हैं, टाटा मोटर्स से मैंने खैर बातचीत में उठा लिया, तो क्योंकि पहला सवाल पॉपअप होकर मेरी स्क्रीन पे वही आ गया था। अदरवाइज वो शो देख सकते हैं आप, मेरे ख्याल से वीकेंड पे रिपीट्स आएंगे, या यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, या आवाज़ के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो पिंड होगा या टैग्ड होगा, उन्हें उसे आप देख सकते हो। तो टाटा ग्रुप के सारे प्रोमिनेंट स्टॉक्स पे देश के 2 दिग्गज एक्सपर्ट्स के साथ बढ़िया चर्चा है, लार्जली सब होल्ड या बाय रेकोज हैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। चलिए, सी यू टुमारो, कल फिर 3:30 बजे अपन इसी प्लेटफॉर्म पे मुलाकात करेंगे।